यस, तो फ्रेंड्स लेते हैं नंबर्स, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्वांटम नंबर्स है क्या। तो क्वांटम नंबर्स बच्चों आपको बेसिक जब हम क्वांटम फिजिक्स उसके बारे में डिस्कस करते हैं तो वो आपके सिलेबस के बाहर की चीज है, तो उसमें इतना नहीं जाना है मुझे। मुझे सिर्फ ये बात करना है कि जो चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना, इसको बच्चों आप लोग फिजिक्स के अंदर भी पढ़ते हो, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हो। तो यहाँ पे काफी कुछ थ्योरीज बच्चों आपकी मैच भी करती हैं, बहुत सारी थ्योरीज आपकी मैच नहीं भी करती हैं, ठीक है। तो क्वांटम नंबर क्या है बेसिकली बेटा, कुछ स्पेसिफिक नंबर्स हैं। नंबर्स बेटा का वही 0.2 प्लस माइनस वही सब इस तरीके से, ये कुछ स्पेसिफिक नंबर्स हैं जो बच्चों पर्टिकुलर टाइप की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब वो इंफॉर्मेशन बच्चों किसी भी एटम की रिस्ट्रक्ट में अगर हम बात करें तो बच्चों कौन कौन सी इंफॉर्मेशन, जिसमें आपको आ सकता है वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी, ये इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। या बच्चों आपका एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम के बारे में यहाँ पे आपको पॉइंट मिल सकता है। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम के बाद बच्चों यहाँ पे आपको जैसे स्पिन, मैग्नेटिक या स्पिन मूवमेंट, ठीक है, या स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। या फिर बच्चों किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में या किसी भी एटम के बारे में, उसका शेप क्या है, उसका साइज क्या है, मतलब बेसिकली उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो आपको दो तीन बातें बिल्कुल सही ढंग से ध्यान रखनी है कि आपके जो स्पिन क्वांटम नंबर्स हैं ये बच्चों किसी भी इलेक्ट्रॉन या एटम के बारे में कौन इंफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं, वेलोसिटी के बारे में, एंगुलर मोमेंटम के बारे में, स्पिन नेगेटिव मोमेंटम के बारे में, शेप साइज इनका स्ट्रक्चर, है ना। या फिर बच्चों हम और यहाँ पे एनर्जी भी लिख सकते हैं, ठीक है, एनर्जी। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको जो ध्यान देना है उसमें आपकी एक तो आपकी वेलोसिटी होगी और आपका शेप साइज स्ट्रक्चर और आपका एंगुलर मोमेंटम, ये कुछ बेसिक बातें हैं जिसको बच्चों यहाँ पे एक्सप्लेन करता है आपका क्वांटम नंबर्स। अब टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स अपन ने कल पढ़े थे, मैंने बेटा जो कल पढ़ाया था ना उसी को अपन रिवाइज करना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स, तो पहले कल वाला रिवाइज कर लेते हैं, देन क्वेश्चन करके इसके ऊपर। तो टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स की बच्चों बात करते हैं तो फर्स्ट आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, ठीक है। अच्छा, ये किसके बारे में कितने बच्चों ने कल का लेक्चर देखा है, आप लोगों ने पढ़ा भी है, मैंने कल पढ़ाया था। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स बच्चों किसके बारे में एक्सप्लेन करता है, ये बच्चों एक्सप्लेन ये रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिट, जो के एलिमेंट होते हैं जो, ठीक है, ऑर्बिट्स के बारे में बताते हैं। तो एनर्जी लेवल के बारे में एक्सप्लेन करेगा। ये बच्चों कोई भी पर्टिकुलर सेल, आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ये किस किस के बारे में बच्चों रिप्रेजेंटेशन देता है, तो आपको ध्यान रखना है ऑर्बिट, ठीक है, सेल और बाकी आपकी बेसिक ये इंफॉर्मेशन यहाँ से क्या करता है बेटा, ये प्रोवाइड करता है। बाकी मैंने बताया था कि ये किसको रिलेट करता है, प्रिंसिपल क्वांटम, तो बेटा साइज को, है ना, इट इज रिलेटेड टू साइज ऑफ एटम, ठीक है, साइज ऑफ एटम साइज को ये बच्चे रिलेट करता है। जहाँ पे मैंने बेसिक सी टेबल आपको बताई थी, आपने वो टेबल अगर आपको बिल्कुल सही ढंग से पता होगी तो मैंने बच्चों बताया था ऑर्बिट, उस ऑर्बिट का नेम और उसके बाद बेटा वहां पे जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होंगे पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर, है ना, वो कितने होंगे। तो इसका सिंपल देखो, मैं आपको रिपीट करता हूँ एक बार, जब क्वेश्चंस करेंगे तो अपन बिल्कुल सही ढंग से चीजों को समझने की कोशिश करें, ठीक है। आपको बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस कराऊंगा, दिमाग आपका बढ़िया यूज होगा, ठीक है, आज एक्सरसाइज अच्छी होने वाली है दिमाग की। तो बच्चों यहाँ पे अगर ऑर्बिट के अंदर पूछता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उस केस में आपको 2n² को फॉलो करना है, ठीक है। यस, तो यहाँ पे अगर n = 1 तो बिल्कुल यहाँ पे आपका जो सेल होगा तो n² को अगर हम फॉलो करेंगे 2n² को, तो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो बच्चों यहाँ पे 2 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग n = 3, n = 4 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे आपका L आ जाएगा, यहाँ पे M आ जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है बेटा,
ठीक है, जैसे बात करते हैं ना इस तरीके से n इक्वल टू 1 2 3 4, ये बच्चों ऑर्बिट्स हैं। बिल्कुल, तो इन ऑर्बिट्स में आपका पहले k आपको मिलेगा, फिर l मिलेगा, फिर आपको m मिलेगा। तो हर किसी ऑर्बिट के अंदर आपको डिफरेंट नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आपको डिफाइन करेंगे। तो यहाँ से बच्चों सेकेंड में 3 पुट करेंगे तो आपका यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा, सॉरी दिस इज 2, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, 2 पुट करेंगे तो आपका 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8। यहाँ से बच्चों 3 इंटू 3 करेंगे तो आपका हो जाएगा 9 इंटू 2 18। तो कुछ इस तरीके से टेबल आपकी ड्रॉ हुई थी। तो ये तो बच्चों हुआ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट सेकंड अपन बात करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स को बेटा हम लोग एक नाम से और कॉल करते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड रेडियल क्वांटम नंबर, या फिर बच्चों इसको अपन बोल सकते हैं दिस इज आल्सो कॉल्ड एंगुलर क्वांटम नंबर्स। ठीक है, ध्यान दो बेटा, एजीमुथल क्वांटम नंबर बोल लो आप, या फिर इसको अपन रेडियल क्वांटम नंबर्स बोल सकते हैं, या फिर अपन इसको हम एंगुलर क्वांटम नंबर्स भी बोल सकते हैं। तो बेटा ये एक्चुअली तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, क्वेश्चंस में आपको लिखा मिलेगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, तीनों का मतलब एक ही है। ये क्या, इसको रिप्रेजेंट अपन किससे करते हैं, स्मॉल एल। ठीक है, बाकी बात करते हैं रिप्रेजेंट क्या करता है, सब ऑर्बिट के बारे में। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बच्चों क्या कर रहा था, ऑर्बिट के बारे में, तो ये करता सब ऑर्बिट के बारे में। और उसके अंदर चला गया नेक्स्ट बच्चों की बात को सब एनर्जी लेवल के बारे में, सब एनर्जी लेवल। और बच्चों बात करते हैं तो सब लेवल बोल दो, इसे सब सेल बोल लो, बेटर रहेगा, सब सेल बोल दो। ठीक है, yes. तो ये इतनी बातों को बच्चों यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, सब ऑर्बिट को रिप्रेजेंट किसको करता है, सब ऑर्बिट को। ठीक है ना, और सब एनर्जी लेवल को या सब सेल को। पूरी बात समझ में आ रही है, किसको रिप्रेजेंट करता है और किसको रिलेट करता है, दोनों बातें अलग अलग है। बच्चे मिक्सअप कर देते हैं यहाँ पे, जब क्वेश्चंस आता है मैं बच्चों वर्ड यूज कर रहा हूँ ना कि रिप्रेजेंट किसको कर रहा है और रिलेट किसको कर रहा है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, तो यहाँ बच्चों हम बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो करता है जो स्मॉल एल है, सब को, सब एनर्जी लेवल को, सब सेल को, ध्यान रहेगा बिल्कुल। अच्छा अब बेटा ये रिलेट किसको करता है, दोनों बातें अलग अलग हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट करना और किसी बात को रिलेट करना अलग अलग वर्ड है, मिक्सअप मत करना है। ठीक है, तो रिलेट बच्चों किसको, बात तो एक जैसी है लेकिन क्वेश्चन जब आएगा स्पेसिफिक तो आपको टिक करना पड़ेगा। तो बेटा किसको आपको रिलेट करता है, तो एग्जैक्टली शेप को रिलेट करता है। पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको बेटा कर रहा था, साइज को, ये किसको करता है, शेप को। तो रिलेट किसको करता है, रिप्रेजेंट किसको करता है, ये बातें बिल्कुल आपको सही ढंग से समझ के रखनी है। नेक्स्ट बच्चों मैंने एक टेबल आपको यहाँ पे करी थी। ठीक है भाई, बात कर रहे हैं यहाँ पे अजीमुथ क्वांटम नंबर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल। एल बच्चों कहाँ से होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर, जीरो से स्टार्ट होगा। बाकी इसका आप यहाँ पे नेम लिख लो, तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर सब ऑर्बिट कितने होंगे। ठीक है, ऑर्बिट में कितने थे, 2n² से अपन ने निकाला था, लेकिन सब ऑर्बिट में बच्चों पूछेगा तो किससे निकालना है, 2 ब्रैकेट 2l+1 से निकालना है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल इसको स्टार कर लो, 5 स्टार 7 स्टार जो भी देना है आप इसे दे सकते हो फॉर्मूले को। अभी अपन बात करेंगे तो और आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो बेटा सब ऑर्बिट कौन कौन से होते हैं, अपन सब सेल बोल रहे थे, बताओ बेटा एस होता है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये तो मैं सभी को पढ़ा चुका हूँ। पी आएगा, L=3 की बात करते हैं तो बच्चों D आएगा, देन L=4 की बात करेंगे तो SPDF आ जाएगा, एंड सो G आएगा, देन H आएगा। कल मेरी टेबल आपको एक्सप्लेन करी थी। तो बच्चों मुझे बताओ S सब ऑर्बिट, S सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, N=0 पुट करोगे 2 के आ जाएगा, L=2 पुट करोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा बताओ, 6 आ जाएगा, है ना। 1 × 2 2+1 3 × 2 करेंगे तो बच्चों 6 आ जाएगा। आपका यहाँ से 10 आएगा ना, 2 2 जा 4+1 5 5 × 2 करेंगे तो बेटा डायरेक्ट आपका 10 आ जाएगा, एंड यहाँ पे आपका 18 आ जाएगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है, बताओ बच्चों। तो ये कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो किसी भी सब ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो फॉर्मूला कौन सा होगा, 2 ब्रैकेट 2l+1। नेक्स्ट बच्चों अपन ने बात की थी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स के बारे में। थर्ड, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स में इसको बेटा हम पहले तो रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। ये बच्चों किसको रिप्रेजेंट करता है, तो बच्चों ये रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल्स को। किसको, ऑर्बिटल्स। तो मैंने आपको पढ़ाया था
कि जैसे मैंने बोला था कि एग्जैक्टली आपकी पोजीशन कहाँ पे है या मेरी पोजीशन कहाँ पे है इस यूनिवर्स के अंदर, है ना। तो आप इसको सही से रिलेट कर सकते हो। मैं पूछूं कि इतने सारे कंट्रीज है उसमें मेरी पोजीशन किस जगह है, तो बिल्कुल बच्चों सबसे पहले अपन बोलेंगे भाई एशिया, देन इंडिया, देन उसके बाद अपन बात करेंगे भाई महाराष्ट्र, देन उसके बाद हम अपनी सिटी के बारे में बात करेंगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? एग्जैक्टली। इलेक्ट्रॉन्स के बच्चों पोजीशन स्टार्टिंग कहाँ से करें, तो सबसे पहले आपकी ऑर्बिट, बिल्कुल ना। फिर बच्चों उसके बाद आपकी सबसेल, सब ऑर्बिट, और सबसे लास्ट में आपको मिल जाएगा ऑर्बिटल। ऑर्बिटल बच्चों कैसे होते हैं, 3 डायमेंशनल स्पेस होते हैं, है ना। 3D स्पेस का मतलब जहाँ पे एक्स, वाई, जेड तीनों ही एक्सेस आपको देखने को मिलेंगे। तो एग्जैक्ट पोजीशन बेटा कहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की, ऑर्बिटल्स में। हम लोग बात करते हैं 2s 2p 1p इस तरीके से 3D और 4D वगैरह के बारे में बात करते हैं, वो सारे के सारे ऑर्बिटल्स होते हैं। तो बेटा रिप्रेजेंट किसको करता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है। मैं ज्यादा जोर दे रहा हूँ, रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल्स को। बट रिलेट किसको करता है, बट इट इज रिलेटेड टू ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3 डायमेंशनल, है ना। जो 3 डायमेंशनल आपका जो स्पेस होगा उसके अंदर बच्चों क्या करेगा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की ओरिएंटेशन को रिलेट करेगा। तो रिलेट एंड उसके बाद रिप्रेजेंट, दोनों बातें अलग अलग हैं। जैसे मैं बोल यहाँ पे px लिख दिया मैंने, जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे d लिख दिया, dz² लिख दिया मैंने, यहाँ पे सपोज लिख दिया fx, इस तरीके से z, है ना। ये डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं, आप इसके बारे में स्टडी करते हैं तो ये बच्चों स्पेस को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बहुत अच्छी टेबल बताई थी, और वो टेबल बच्चों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है। इवन एडवांस हो, चाहे बच्चों आपका मेंस हो, चाहे आपका नीट का एग्जाम हो, है ना। इस टेबल में मैंने आपको लॉजिक बताया था कि बच्चों प्योर स्टेट के अंदर प्योर एस ऑर्बिटल हो या बच्चों आपका यहाँ पे प्योर जेड ऑर्बिटल्स हो, तो उनकी आपकी जो वैल्यू होती है आपकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की, वो बच्चों 0 होती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ऑर्बिटल, यहाँ पे लिखा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू। जैसे बच्चों हम एस के बारे में बात करते हैं, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0, ये निकलता कैसे है जाने की जरूरत नहीं है, ये साइंटिफिक पैटर्न से उस पर नहीं जाएंगे अपन। जिसको जानना है तो मुझे कॉल करके पूछ सकता है, ठीक है, वो भी बता दूंगा मैं। लेकिन इस पे जाने की जरूरत नहीं, बिकॉज इस पे क्वेश्चन बहुत डेप्थ में नहीं आते हैं। जो क्वेश्चन है किसी टेबल से उठाना है और 4 मार्क्स लेके आगे बढ़ जाना है। मेरे को मार्क्स चाहिए, मुझे को सिलेक्शन चाहिए बेटा, ठीक है ना। यस। सेकंड अपन बात करते हैं px, तो px की बेटा कितनी वैल्यू होगी, होती है प्लस माइनस का। अभी क्वेश्चंस करेंगे अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको देखो कॉन्फिडेंस डेफिनेटली आएगा। देखो बेटा जेड आ गया ना, दिस इज प्योर। तो प्योर एस और प्योर जेड के अंदर बच्चों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू हमेशा 0 होती है। मैं बच्चों बोलूं पी वाई की वैल्यू क्या होगी, तो ये बच्चों होती है +-1। इसी तरीके से बच्चों मैं बात करूं डी एक्स वाई को लेके, तो इसकी वैल्यू होती है +-2। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं डी एक्स जेड को लेके, तो भी बच्चों इसकी वैल्यू होती है यहाँ पे +-1, +-2 नहीं, है ना, +-1 होती है। इसी तरीके से मैं डी जेड की बात करूं, तो बेटा जेड आ गया ना, तो उसकी वैल्यू आपकी 0। देखो यहाँ पे जेड आया, ये एस आया, ये वैल्यूज आपकी बिल्कुल फिक्स है, आपकी 0 यहाँ पे। इसी तरीके से बच्चों में बात करूं डी बाई जेड के बारे में, तो इसकी वैल्यू होती है +-1। नेक्स्ट आपका डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, इसके बारे में बात करते हैं तो बच्चों वैल्यू आती है +-2। तो आपको क्वेश्चंस कहाँ से, भाई एफ के बारे में क्वेश्चंस कभी नहीं पूछा गया, ठीक है, टेंशन मत लेना। सिर्फ एस पी और डी के बारे में ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो एस के बारे में समझ में आ गया 0, बाकी बच्चों पी जेड का 0, जो जेड वाले हैं प्योर जेड उसकी 0। तो बाकी पी एक्स की बेटा आपकी +-1, पी वाई की +-1, ना कि डी एक्स वाई की +-2। ठीक है, पी एक्स पी वाई पी जेड हो गया, डी एक्स वाई डी एक्स जेड हो गया, डी जेड स्क्वायर हो गया, डी वाई जेड हो गया, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये आपके बस इतने ही आपको ऑर्बिटल्स आपको ध्यान रखने, बाकी कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। रिपीट करो भाई जल्दी से इस टेबल को। प्योर एस और प्योर जेड की वैल्यू 0, पी वाई दोनों की बराबर, +-1 +-1। डी एक्स वाई की बात करूं, डी एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई आ रहा है और यहाँ भी एक्स वाई आ रहा है, ध्यान दो। डी एक्स वाई बोलो या डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बोलो, दोनों की वैल्यू बच्चों बराबर है, +-। समझ में आ रही है। बाकी बच्चों बचे हुए कौन, देखो ये टेबल याद करने में कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल आसान सी टेबल है। अगर आप इसी बिल्कुल सही ढंग से समझोगे तो टेबल आपको बिल्कुल इजी लगेगी। मुझे तो याद है
अभी याद होगी मेरे को, आपको याद हुई सभी को? बताओ, dx बाई और dx स्क्वायर बाई स्क्वायर में प्लस माइनस 2, बाकी तो px p बाई के 0 0, जेड वाले की 0 होती है, प्लस माइनस 1 होती है px p बाई की, आपकी pz की आपकी 0, बाकी dz इसका ये z में है तो उसकी वैल्यू 0, बाकी बचे बच्चों कौन से xz और d बाई z, तो उसकी 1 होती है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1। बिल्कुल टेबल याद हुई सभी को? क्लियर हुआ? बताओ बच्चों जल्दी से। यस, एफ जेड, अगर एफ के साथ भी प्योर जेड आएगा तो उसकी भी वैल्यू आपको 0 पुट कर देनी है, बट आता नहीं है, क्वेश्चन कभी आया नहीं है इसके ऊपर। चलो ये टेबल आपको ना भी मदद करेगी क्वेश्चंस करने में। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं फोर्थ क्वांटम नंबर इज द स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, तो स्पिन क्वांटम नंबर्स की बच्चों बात करते हैं तो क्या है, ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन्स मूव्स अराउंड nucleus in circular path and also rotate through fixed axis, इसको बेटा बोलते हैं ऑन एक्सिस, ठीक है, ऑन अपनी ही एक्सिस पे, ठीक है। यस, जैसे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ कि बच्चों इस तरीके से एक सर्कुलर आपका पाथ है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपका मूव कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आपकी मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स ये इस सर्कुलर पाथ पे तो बच्चों मूव कर ही रहे हैं, और ये अपने एक्सिस, इसका जो एक्सिस मान लो बच्चों यहाँ पे, ये अपने एक्सिस के अलॉन्ग भी बच्चों क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। जैसे आप ध्यान दो, जैसे मान के चलो बच्चों, एक छोटा सा मैं आपको पॉइंट बताऊं, यहाँ पे ध्यान देना, ये देखो, ये आपका फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट अपन ने यहाँ पे ले लिया इस तरीके से, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, तो बच्चों ये क्या कर रहा है, एक तो इस तरीके से सर्कुलर पाथ में लगातार घूम रहा है, बात समझ में आ रही है, और उसके साथ साथ बच्चों क्या कर रहा है, ये अपने भी एक्सिस पे घूम रहा है, ठीक है। यस, ये अपने एक्सिस पे घूम रहा है। जो आप अर्थ के रोटेशन के बारे में बात करते हैं, तो अर्थ बच्चों सन के आसपास तो घूम ही रही है, लेकिन अपने एक्सिस पे भी लगातार घूम रही है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जो मौसम बदलते हैं, जो दिन और रात होती है, ठीक है, 365 डेज होते हैं, तो वो जो रोटेशन की वजह से ही होते हैं, तो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, एज वेल एज आपके सन के अराउंड भी वो रोटेट कर रही है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो सेम बच्चों यहाँ पे यही भी बात आपको समझ में आ रही है, और बिल्कुल आपको ध्यान देना है। वैसे आज तक किसी ने देखा नहीं है, बस एक्सप्लेन किया, तो एक्सप्लेनेशन हमारे पास सिर्फ है। ध्यान दो बेटा, तो दोनों एक्सिस आपको समझ में आ गए, तो क्लियर, इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ एंड आल्सो रोटेट थ्रू फिक्स्ड एक्सिस, जिसका मतलब है ऑन एक्सिस, ठीक है। ये जो मैं लिखता हूँ ये मेरी खुद की अपनी लाइन बनाई हुई है, ठीक है, ये बात समझ लो, सिंपल तरीके से मैं आपको लिख के देता हूँ। अच्छा, तो ये पूरी बात बच्चों यहाँ से आपको क्लियर हुई? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट किसी बच्चे को? बताओ यहाँ तक नहीं। इसके बाद नेक्स्ट बेटा बात करते हैं कि स्पिन क्वांटम नंबर ये रिलेट किसको करता है, इज रिलेटेड टू रोटेशन। बेटा स्पिन नाम है ना, स्पिन दिखाई दे, स्पिन लिखा है ना, तो आपका ये रिलेट टू रोटेशन, ठीक है, रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स का जो रोटेशन है उसको बेटा ये रिलेट करता है, ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर। तो भाई एस की वैल्यू बच्चों क्या होगी, +-1/2, +-1/2। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं, मैं आपसे पूछूंगा, बताना बेटा, यहाँ पे मैं दो टर्म लिखता हूँ, एक +1/2 और एक में लिखता हूँ -1/2। तो जनरली क्या होता है कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को, मैंने बेटा सपोज इसको इसमें देखा इलेक्ट्रॉन को, ध्यान देना, मैं दोनों बातें बताऊंगा आपकी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इस तरीके से मैं स्पिन को रिलेट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर रोटेशन कुछ इस तरीके से हो रहा है, यहाँ पे रोटेशन कुछ इस तरीके से हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन्स का अपने ही एक्सिस के ऊपर। तो ये बच्चों कैसा हो जाएगा, घड़ी के उल्टा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये इस तरीके से आ रहा है, ये इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, और ये हो जाएगा आपका यहाँ से क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। अच्छा ध्यान दो, तो अब एंटी क्लॉकवाइज है और जो क्लॉकवाइज है, तो मैं क्लॉकवाइज तो क्या बच्चों S = +1/2 लिखूं, क्या मैं एंटी क्लॉकवाइज को -1/2 लिखूं?
तो ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा? बताओ भाई, हम लोग जब पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट, जब पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर या आईसी में, तो जब पढ़ते हैं ऑप्टिकल वगैरह, तो वहाँ पे बात बहुत अच्छे से फोकस करते हैं कि अपनी जो आईज है आरएस कॉन्फ़िगरेशन में अपनी आईज क्लॉकवाइज जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, तो हम जनरली प्लस माइनस को वहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये है कि अगर वो इलेक्ट्रॉन वही सेम इलेक्ट्रॉन है तो क्लॉकवाइज क्या अपन पॉजिटिव लेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेंगे? गलत हो जाएगा बेटा। एक बात ध्यान रखो, ये किसी को पता ही नहीं है ये आप मेरी को समझ लो, ये किसी को भी नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन के क्लॉकवाइज को पॉजिटिव बोलूं कि इलेक्ट्रॉन्स के एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव बोलूं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें आप माइनस जोड़ दो, यहाँ पे आप प्लस जोड़ दो। तो मेरी बात ध्यान से सुनना आप। तो चाहे बच्चों आपका, तभी तो बोलता है एस इक्वल टू प्लस माइनस बाई टू। इसका बेसिक मतलब ये है कि अगर बच्चों इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज जा रहा है तो उसके स्पिन की वैल्यू एग्जैक्टली प्लस 1/2 या एग्जैक्टली माइनस 1/2 डिफाइन नहीं कर सकते, रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। ठीक है, एग्जैक्टली हम एंटी क्लॉकवाइज के लिए प्लस 1/2 और माइनस 1/2 हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, वो पता ही नहीं है किसी को। आपको मेरी बात समझ में आ रही है भाई? हम एंटी क्लॉकवाइज को, एंटी भाई रोटेशन तो हो रहा है, वो रोटेशन क्लॉकवाइज भी हो सकता है, वो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज भी होता है। तो अभी आप सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए इतना समझो कि जब भी कभी क्वेश्चन आता है रोटेशन को लेके, आपको बिल्कुल स्पिन की वैल्यू क्या करनी है, चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, आपको आंसर प्लस माइनस 1/2 ही फॉलो करना है। मैं और बेटर बताऊंगा और इसको करता हूँ एक्सप्लेन, ध्यान दो। वो बात क्लियर हुई आपको? आपने क्लॉक बोल दिया, ठीक है, ऐसा नहीं बोलना है। एस इक्वल टू यहाँ पे लिखा है प्लस 1/2, तो इसका मतलब बच्चों ये है कि ये आपका क्लॉकवाइज भी हो सकता है या आपका एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। अगर एस की वैल्यू लिखी बेटा मैंने 1 माइनस 1/2, तो इसका मतलब ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। सो स्पिन इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 अपन यहाँ पे देख सकते हैं। और मैं इसके साथ एक स्टेटमेंट देता हूं आपको, डज नॉट रिप्रेजेंट या डज नॉट शो या रिप्रेजेंट लिख लो एनी क्लासिकल एनालॉगी। ठीक है, एनी क्लासिकल एनालॉगी। अब बेटा ध्यान दो, मैंने कहा कि डज नॉट रिप्रेजेंट एनी क्लासिकल एनालॉगी। अब बच्चे यही फजल सर क्लासिकल का मतलब क्या है, एनालॉगी का मतलब क्या है? क्या आपके थोड़े से साइंटिफिक वर्ड हैं, टेक्निकल वर्ड हैं, और यही बेटा जो वर्ड है ना, यही वर्ड किसने पूछे थे? आईआईटी ने पूछे हैं, एडवांस ने। यही वर्ड किसने बच्चों पूछे हैं? एमसी ने भी पूछे हैं। आप समझो, जहाँ पे गाड़ी फंस जाती है जाके वहीं से वर्ड पूछे जाते हैं। तो इसका बेसिक मतलब देखो ये है, आप इसको सिंपल तरीके से समझ लो। क्लासिकल एनालॉगी का मतलब है कि स्पेसिफिक नहीं है कि हम स्पिन को हमेशा क्लॉकवाइज को पॉजिटिव बोले प्लस 1/2 बोले, एंटी क्लॉकवाइज को हमेशा नेगेटिव बोले, ये कोई क्लियर नहीं है, ये कोई करेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब है कि भाई ये क्या है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपके एनालॉगी को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल सा मतलब ये है। आप मेरी बात को बिल्कुल क्लियर समझ रहे हो? सिंपल समझो, ढंग से मैं फिर से रिपीट कर समाप्त करता हूँ, बिल्कुल समझो। स्पिन बेटा आपका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज प्लस माइनस में हो सकता है, ये बात बिल्कुल सही ढंग से समझ लो। यहाँ पे बात समझ में आपको आ गई होगी। और क्लासिकल एनालॉगी वर्ड आपका जो है, जो स्टेटमेंट लिखा है, यही सब स्टेटमेंट बेटा आपके आईआईटी के अंदर पूछा गया है। बिल्कुल बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन नहीं किसी बच्चे को? बताओ भाई, जल्दी से बताओ। नेक्स्ट बच्चों अपन बात करते हैं यहाँ पे ऑर्बिटल। ध्यान दो। तो जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे मैं कुछ रिप्रेजेंटेशन ले रहा हूँ थोड़ा समझाने के लिए आपको कि भाई एक ऑर्बिटल है ये, इस ऑर्बिटल के अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है। अब आप मेरे को बताओ इसमें से क्लॉकवाइज कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज कौन सा? इसमें से क्लॉकवाइज कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज कौन सा? तो अगर आप किसी भी, भाई ये कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये पेयर्ड है, इलेक्ट्रॉन्स आपके पेयर्ड है। और आप ध्यान से बताओ यहाँ पे कि इन दोनों में से क्लॉकवाइज रोटेशन कौन करेगा, एंटी क्लॉकवाइज कौन करेगा? किसी को भी नहीं पता, किसी को। भाई बहुत सारे टीचर आपको बताएंगे कि भाई इसका मुंह इधर जाता है, इसका मुंह इधर आता है, ये मुंह से मत नहीं है, इसका चेहरा इधर है, उसका चेहरा इधर है। भाई इलेक्ट्रॉन से किसी ने देखे नहीं आज तक, ठीक है, सिर्फ फील किए हैं। भाई फीलिंग्स को फील ही करते हैं, दिखते थोड़ा नहीं है कोई। मेरी बात समझ में आ रही है? सेम बच्चों इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कोई मटेरियल नहीं है कि लोहा है, पत्थर है, पहाड़ है, कुछ उसे टच कर सकते हैं, ये टच भी नहीं कर, ओनली
मेरी जो आवाज आ रही है ना उसको कोई पकड़ सकता है क्या? नहीं, तो वो सिर्फ क्या है, एनर्जी है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। अच्छा, तो अब इधर देखो बेटा, तो ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो एग्जैक्टली वेव की फॉर्म में, बाद में वो थ्योरी डिस्कस होती है, बताऊंगा मैं आपको, तो अभी सिर्फ यहाँ फोकस करो। तो इन दोनों में से हम किसी को भी हम क्लॉक बोल सकते हैं, और इन दोनों में से हम किसी को भी एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हैं। ये आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर हम इसको बच्चों हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो दूसरे वाले को बोलना पड़ेगा क्लॉकवाइज। अगर पहले वाले को बोला मैंने क्लॉकवाइज, तो दूसरे वाले को बोलना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज। अब पूरी बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल सही रिप्रेजेंटेशन है। मैं अगर आपको यहाँ पे लिख के दूं, क्या ये रिप्रेजेंटेशन सही है? क्या ये रिप्रेजेंटेशन सही होगा? अब इसको हम पेयरिंग बोल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि आप ध्यान दो कि भाई अगर पहले वालों को मैंने क्लॉकवाइज बोला, तो सेम पैटर्न को सेकेंड वाला भी फॉलो कर रहा है, तो दिस इज ऑल्सो क्लॉकवाइज। अगर मैंने पहले वालों को बोला सपोज एंटी क्लॉकवाइज, तो सेकेंड वाला भी वही एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का जो रोटेशन है ना वो एक ही एक्सिस में होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा, तो क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो रिप्रेजेंटेशन ही क्या हो गया? गलत। भाई पेयरिंग गलत हो गई ना, समझ में आया? या फिर मैं इसको ऐसे लिखूं, ध्यान दो कुछ इस तरीके से, क्या ये रिप्रेजेंटेशन सही है? बताओ बच्चों, क्या ये रिप्रेजेंटेशन सही है? बिल्कुल सही है, कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने इस इलेक्ट्रॉन्स को बोला कि बेटा ये क्लॉकवाइज कर रहा है, तो इसके अपोजिट मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे मत समझो कि हमेशा दिमाग में बैठा होता है कि ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। बट इसकी जगह अगर मैंने क्या किया, मैंने इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया, इसको नीचे तरफ कर दिया, तो ये भी तो अपोजिट हो गया ना, दोनों अपोजिट हो गए ना, तो पेयरिंग तो ये भी हुई ना, तो दिस इज आल्सो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो क्या होगा? नहीं, अब करेक्ट हो जाएगा। या तो दोनों के दोनों क्लॉकवाइज है या फिर दोनों के दोनों एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये आपका हो जाएगा इनकरेक्ट रिप्रेजेंट। बात सभी को समझ में आई? एक क्वेश्चन लिया जाए यहाँ से, चलो क्वेश्चन लेते हैं अपन लोग। इन हाइड्रोजन एटम the electronic configuration 1s1, the probabilities of clockwise rotation, the probability of clockwise rotation of this electron is, ठीक है बेटा, पहला ऑप्शन 100%, सेकंड ऑप्शन 50%, थर्ड ऑप्शन 75% एंड नेक्स्ट वन इज 25%। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो? बताओ भाई जल्दी से। मेरे बच्चों बोला है कि एक आपका हाइड्रोजन एटम है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को पता है 1s1, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज। भाई हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, वैसे भी गरीब है बेचारा, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसके पास, तो अगर उसे हम रिप्रेजेंट ऐसे कर दूं, चाहे उसको ऐसे कर दूं, आपकी मर्जी, चाहे उसे ऐसे कर दूं, चाहे उसे ऐसे कर दो, आपकी मर्जी, किधर से भी करो, वही एक इलेक्ट्रॉन है, कैसे भी कर सकते हो रिप्रेजेंट। बिल्कुल, तो सारे के सारे रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब आप मुझे बताओ क्लॉक वाइज की जो प्रोबेबिलिटी होगी, क्लॉक वाइज रोटेशन की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी होगी? कितनी होगी? क्या 50% होगी? किसी ने 100 कर दिया है, किसी ने 100% भी टिक कर दिया है। मैंने बच्चों प्रोबेबिलिटी पूछी है ना आपसे, आप इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझो। मैंने भाई क्या पूछा? प्रोबेबिलिटी। अब एक हाइड्रोजन एटम है, उसके पास तो एक ऑर्बिटल है, उस s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है 1s में से 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो बच्चों मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात करिए पेयरिंग के साथ, तो दोनों का कितना होता है? 50-50% होता है कि नहीं होता है? अरे आपको ये बात मेरी समझ में आ रही है? भाई लॉजिक लगाओ, रट्टा मत मारो यहाँ पे, है ना, बिल्कुल लॉजिक दिमाग चलाओगे तो आंसर 50-50% दोनों का हो सकता है। तो भाई 100, अब मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो क्या वो 100% एक रिप्रेजेंट? नहीं भाई, ये तो मैंने बोला ना कि आपको पता ही नहीं है, ये किसी को भी नहीं पता कि वो क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। आप मेरी बात को समझ रहे हो? तो चाहे वो इसे उल्टा रिप्रेजेंट करो, चाहे सीधा रिप्रेजेंट करो, चाहे तिरछा रिप्रेजेंट करो, मतलब तो बेटा ये है कि ये आपका 50% अपने क्लॉकवाइज को या फिर एंटी क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट करेगा।
तो इसका सही आंसर होगा 50%। बताओ सभी को समझ में आया? जिन बच्चों ने 50% किया है एग्जैक्टली सही आंसर, 100% इज गलत। हिंदी कर दिया जिसको अपन इंग्लिश बोलते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ लो थोड़ा और, मैं आपको एक्सप्लेन करके दे दूं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पढ़ी है ना अपन ने? हाँ पढ़ी है बिल्कुल। जब H2 दो एटम आते हैं, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये 2 एटम्स अपन ने कंबाइन किए, कन्वर्ट बच्चों किसमें हुए? H के अंदर। अगर आप इनके ओवरलैपिंग के साथ चलो तो भी आपको अच्छे समझ में आ सकता है भाई इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, बनस, इसका क्या होगा, बनस्पन। दोनों बच्चों कंबाइन हो गए, यहाँ से इसने बनस2 का फॉर्मेशन कर लिया। और बच्चों एक बॉन्डिंग वाला केस होगा, अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है, लेक्चर्स मैंने शेयर किए थे आप लोगों को, ठीक है? तो सिग्मा बनस2 का फॉर्मेशन करेगा। बिल्कुल बात समझ में आ रही? आप इसके ये आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और बाकी अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात, इलेक्ट्रॉन्स आपका सपोज यहाँ प्रेजेंट। सेकेंड हाइड्रोजन की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे, इस इलेक्ट्रॉन ये। तो बच्चों जब ओवरलैपिंग हुई तो ओवरलैपिंग इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में हो गई इस तरीके से, और ओवरलैपिंग होने के बाद ये बच्चों कुछ इसका शेप कुछ ऐसा हो जाता है, अगर आप थोड़ा सा समझो इसको, कुछ इस तरीके से, है ना? आपने एनसीईआरटी बुक में देखा होगा, इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए, ये कुछ इस तरीके से आपका बन जाता है। तो यहाँ पे आपका एग्जैक्टली जो इलेक्ट्रॉन्स है, अगर पेयरिंग हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर उस केस में आपको समझ में आएगा कि भाई अगर एक क्लॉकवाइज है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है? 50-50% का आपका यहाँ पे केस रहेगा। बिल्कुल सभी को समझ में आ गया? ये थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखाया H2 के बारे में, और कुछ नहीं। सभी क्लियर? नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं एक और छोटी सी टेबल। ये टेबल हम लोग क्यों बार बार बना रहे हैं? बस लंबा चौड़ा दे रखा है, इससे ज्यादा नहीं जाना है, ध्यान दो बेटा। मैं आपसे पूछूं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट, इन एनी ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट के अंदर अगर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो बताओ बच्चों क्या होगा इसका फॉर्मूला? ऑर्बिट में निकालना है तो क्या बोलेंगे अपन? 2n²। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी सब ऑर्बिट, एनी सब ऑर्बिट, क्या होगा इसका आंसर? 2 ब्रैकेट 2l+1 पढ़ाया था मैंने अभी, 2 ब्रैकेट 2l+1। इसी तरीके से अगर मैं पूछूं आपसे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिटल, प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल में पूछा गया है तो आंसर क्या होगा? बताओ भाई। किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का बताना है, कितना नंबर होगा, कितना वैल्यू होगा, कितना आंसर होगा? 2। सिर्फ एक बच्चे का आंसर है, दशरथ का। यस, जहां पे मैं रुकता हूं ना वहीं पे आंसर दिया करो। यस। नेक्स्ट बेटा, मैक्सिमम मैं पूछूं आपसे कि मैक्सिमम सब ऑर्बिट इन एनी ऑर्बिट, इन एनी ऑर्बिट। मैंने आपसे पूछा कि बच्चों मैक्सिमम नंबर ऑफ सब ऑर्बिट प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिट, तो क्या नंबर होगा, कैसे निकाला जाएगा? स्मॉल एन से, स्मॉल एन से। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि भाई किसी भी ऑर्बिट के अंदर कितने ऑर्बिट होंगे तो अपन वहां से एन से रिप्रेजेंट करेंगे, एन से डिफाइन करेंगे। अगर मैं आपसे यही पूछूं कि मैक्सिमम ऑर्बिटल्स इन एनी ऑर्बिट, अगर आपसे पूछूं, मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको समझ में आएगा, पहले इसको देख लो, समझ में आ जाएगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? तो ये बच्चों कैसे निकालेंगे अपन? n²। ठीक है, n के स्क्वायर करेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से मैं पूछूं कि बच्चों मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एनी सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट में, किसी भी सब ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? तो इसका आंसर होगा बेटा 2l+1। क्या होगा? 2l+1। सभी को समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत? मैं रिपीट समझो। मैं पूछूं बच्चों मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिट, तो क्या आंसर होगा? 2n²। मैं अगर पूछूं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी सब ऑर्बिट तो होगा 2
देन ब्रैकेट 12 प्लस 1। मैं पूछूं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिटल, तो आंसर विल बी 2। एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। लेकिन बच्चों एक बार क्वेश्चन पूछा गया जेईई एडवांस के अंदर कि ऐसा करो लिथियम का क्वेश्चन था कि ऐसा करो, मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको कि ऐसा करो कि एक ऑर्बिटल में ना 3 इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर दो। अब भाई 3 को शिफ्ट करोगे तो आपको पता है कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो 2 ही होंगे। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ? भाई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो 2 ही होंगे, लेकिन वो उसने बोला कि एक ऑर्बिटल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स को सेट कर दो। ये क्वेश्चन आपके इंटेलिजेंस के बेस पे था। हेलो इंटेलिजेंस, ठीक है, गाड़ी आ रही है आजकल। तो यहाँ पे आपके किसी भी ऑर्बिटल में आप 10 इलेक्ट्रॉन क्यों ना फिल कर दो, 10 इलेक्ट्रॉन क्यों ना डाल दो, लेकिन 2 ही इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो आपके अपोजिट स्पिन के साथ रिप्रेजेंट हो रहे होंगे। +1/2 -1/2, ये रूल बताऊंगा मैं, आपको समझ में आएगा। तो एक तो बच्चों क्या होगा, न्यूट्रल होगा। उसके बाद पूछा था कि यहाँ पे कौन कौन से ऑर्बिटल्स आपके पार्टिसिपेट करेंगे अगर उसका एटॉमिक नंबर कुछ ऐसा हो जाए। तो अपन बाद में बात करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर, ऐसा भी आ सकता है, ये बात ध्यान रखो। हमेशा 2 ही नहीं हो सकते हैं, वो 4 भी पूछ सकता है एग्जाम्पल, 5 इलेक्ट्रॉन्स को डाल के पूछ सकता है, आपके दिमाग को चेक करेगा वो। मैं अब बच्चों पूछूं कि मैक्सिमम सब ऑर्बिट प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिट, तो आंसर क्या होगा, स्मॉल n। मैं पूछूं मैक्सिमम ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिट, तो आंसर होगा n²। मैं पूछूं मैक्सिमम ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एनी सब ऑर्बिट, तो आंसर होगा 12 + 1। बिल्कुल समझ में आ गया सभी को? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं? नेक्स्ट, फॉर एनी वैल्यू ऑफ स्मॉल n, the possible values of azimuthal quantum number। n बच्चों क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो मैंने पूछा है कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ स्मॉल n द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर, l की पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी होंगी। तो बच्चों मैंने लिखा n = 1। आप इसके सिंपल से फॉर्मूले को ही ध्यान रखो, आपको वैसे भी पता है इसके बारे में कि बच्चों l की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके n-1 तक वेरी करती है। 0 से लेके n-1 तक वेरी करती है। तो l की वैल्यू बच्चों आपकी n पे डिपेंड करेगी। तो मैं पूछूं अगर कि n की वैल्यू 1 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, तो मतलब आपका क्या होगा, ये केसेस रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। तो इस केस में आपकी l की वैल्यू क्या होगी, अगर n = 1 होगा तो l बेटा सिर्फ आपका 0 होगा, l क्या होगा, 0। और इस केस में कौन कौन सी ऑर्बिटल्स आपको देखने को मिलेंगे, ओनली 1 है। क्या मिलेगा भाई, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है। मेरी बात समझ में आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? n = 1 का मतलब क्या बेटा, पहला ऑर्बिट। उस ऑर्बिट के अंदर बच्चों क्या बोलेंगे भाई, उसका नाम तो k होता है, पहले ऑर्बिट का नाम तो k ही होता है ना, समझ में k के अंदर। अब मैंने पूछा है कि यहाँ पे आपके जो एजिमुथल क्वांटम नंबर्स हैं उसके नंबर्स कितने होंगे, तो 0 होंगे। भाई 0 से n-1, तो n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 - 1 का आपका 0 हो जाएगा, तो l आपका 0 हो गया n 1 के लिए। भाई k ऑर्बिट के k के अंदर आपकी l की वैल्यू 0, तो उस केस में अगर मैं ऑर्बिटल पूछूं तो आपका यही तो होगा भाई, s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, ये समझ में आता है। s के लिए, s सब सेल के लिए l की वैल्यू 0 होती है। बाकी आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका 1 है, तो यहाँ पे 1 रिप्रेजेंट हो जाएगा। उल्टा भी समझो सीधा भी समझो, दोनों बातें समझो। समझ में आया सभी को, कोई दिक्कत नहीं? चलो मैं और आपसे पूछता हूँ, चलो n = 2 मैंने बोला, बताओ जरा 2 के लिए, l की वैल्यू क्या क्या होगी, 0 से n-1, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, ऐसे ही तो हो सकती है। 0 हो सकती है और आपकी 1 हो सकती है। तो इसका मतलब n = 2, तो 2 लिख लो। इस 0 का मतलब क्या, s, तो एक बन गया आपका 2s ऑर्बिटल। सेकंड देखो, n = 2 पुट करो, यहाँ पे क्या होगा, p, एक आपका 2s, एक आपका 2p, 2 ऑर्बिटल्स आपके प्रेजेंट होंगे। बात बिल्कुल आसान है, आप तक मेरी बात बिल्कुल पहुंच रही होगी, समझ में आपको बिल्कुल आ रहा होगा। मैं पूछूं बच्चों n = 3, तो बताओ l की वैल्यू कौन कौन सी होगी, l कौन कौन सा होगा, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। अब इसको आप रिलेट करो कौन कौन से ऑर्बिटल, तो यहाँ पे 3 या s, 0 के लिए बेटा यहाँ पे s आ जाएगा, तो 3s हो गया। मैं फिर बच्चों यहाँ से बोलूँ 3 1, l, ये l की वैल्यूज है, ठीक है, ये l की वैल्यूज है यहाँ पे।
ये आपका 3p हो जाएगा ये ऑर्बिटल, और उसके बाद बच्चों बात करें तो यहाँ से आपका 3 और उसके बाद आपका यहाँ से p। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? तो 3s 3p 3d, अगर n की वैल्यू 3 होगी तो उसके केस में आपके l कौन कौन से होंगे? 0 1 2। बिल्कुल बात समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं? यस। तो देयरफॉर बेटा हम रिजल्ट यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो n की वैल्यू होगी इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन l। n कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है l के, ये बात आप ध्यान दो, ठीक है? तो जो n की वैल्यू होगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो हमेशा आपका क्या होगा? अधिक होगा। बिल्कुल बात समझ में आ रही है, बिकॉज l तो एक n-1 एक कम हो जाएगा ना, तो n की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन l। ये भी स्टेटमेंट आपका जेईई मेंस के अंदर आपका डिस्कस किया गया है। बिल्कुल कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे भी क्वेश्चन बहुत बार आ जाते हैं और आपको टिक करने होते हैं। बिल्कुल यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत सही ढंग से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट फिर टिक लेते हैं छोटी सी टेबल और फिर से समझते हैं, सारे कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है? यस। फॉर एनी वैल्यू ऑफ स्मॉल l, the possible value of the possible values of स्मॉल m। स्मॉल m के लिए आपको बताना है पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी है। बच्चों मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, आप ध्यान से सुनो। फॉर एनी वैल्यू ऑफ l, मतलब पहले पन्ने क्या पढ़ा था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू के लिए l की वैल्यू क्या क्या होंगी, पढ़ा अभी अपन लोगों ने, ठीक? समझ में आया? अब मैं पूछ रहा हूँ कि l की वैल्यू गिवन है, तो उसके रिस्पेक्ट में किसी एक स्पेसिफिक l की वैल्यू के रिस्पेक्ट में रहे हो। बिल्कुल। तो यहाँ से बच्चों आपका जो आता है m इक्वल टू -l से लेके +l तक होता है, ठीक है? -l से लेके +l तक होता है। बिल्कुल समझ में आ रहा है? कोई डाउट यहाँ तक नहीं? तो बच्चों मैं बोलूँ सपोज यहाँ पे कि भाई l इक्वल टू मैंने बोला 0, l इक्वल टू मैंने बोला 0, तो मुझे बताओ m की वैल्यू क्या हो? m l इक्वल टू मैंने 0 पुट किया, तो 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? -0 + 0। तो -0 + 0 थोड़ी ना कुछ होता है, वो तो 0 होता है, सिंपल सा, ठीक है? हाँ, तो -0 + 0 कुछ नहीं, वो सिर्फ 0 होता है। तो 0 का मतलब बेटा यहाँ पे कोई ऑर्बिटल तो होगा बट उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ऑर्बिटल तो होगा लेकिन उसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, ये सिंपल सी रिप्रेजेंटेशन होगा। अब बताओ पहले इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट मैं पूछू बच्चों l इक्वल टू 1, l इक्वल टू 1 आप इसको यहाँ पे s बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। s के लिए डिफाइन होता है ना l की वैल्यू 0। अब मैंने बोला l इक्वल टू 1, तो इसका मतलब वो p के बारे में डिस्कशन कर रहा है। जब p के बारे में डिस्कशन कर रहा है तो मुझे बताओ कौन कौन सी वैल्यूज बच्चों m की आएंगी? तो इस केस में m की वैल्यू हो जाएगी भाई 1 पुट करोगे तो -1 से लेके +1, तो -1, 0, +1। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तभी तो बच्चों 3 ऑर्बिटल्स होते हैं p के अंदर, 3 जो ऑर्बिटल्स होते हैं, एक आपका जो px होता है, एक py होता है, एक आपको pz होता है। बिल्कुल, लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन बच्चों ऐसे मत बोल देना कि सर पहले हमेशा px होगा, नहीं, कुछ भी हो सकता है तीनों में से, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। भाई दुनिया ने देखा नहीं, जब नहीं देखा तो फिर आप समझ सकते है ना? तो गलत बोलने के लिए भी गलत बोलने की हिम्मत होनी चाहिए ना। तो गलत स्टेटमेंट देने के लिए मॉडर्न फिजिक्स के अंदर बहुत सारे नोबेल प्राइज दिए गए हैं, हो सकता है किसी आपको भी दिया जाए, मिल सकता है आने वाले भविष्य में, फ्यूचर में किसी कालखंड के अंदर आपको मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है नोबेल प्राइज। चलो ये पूरी बात समझ में आ गई, ठीक है? लेकिन स्टेटमेंट में दम होनी चाहिए स्टेटमेंट में बिल्कुल दम होनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा? कोई भी पकड़ सकता है। चलो आगे चलते हैं, तो टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। अब इसके बाद मैंने यहाँ बोला कि m इक्वल टू -1, 0, +1, या बच्चों इसको हम वैसे बोल दें, हम लोग उसी की बात कर रहे हैं p ऑर्बिटल्स या p की, ठीक है? p सब सेल की। तो p में जो 3 ऑर्बिटल्स थे उनमें से पहले वाले को मैंने बच्चों को बोला -1, 0 एंड +1। सेकेंड वाले को क्या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये -1 हो गया। भाई आपकी मर्जी, आप कैसे भी लिख लो। अब 0 को फ्रंट पे लिख दो, कोई भी दिक्कत नहीं। अब इसको ऐसे लिख दो 0, -1, +1, या फिर आप इसको लो 0, +1, -1। तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आपको जो रिप्रेजेंटेशन है वो किसी भी तरीके से हो सकता है, लेकिन टोटल जो आपका ये जानने वाला कॉन्सेप्ट भाई, इसमें कितने होंगे? 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे आपके p सब सेल के अंदर। p सब सेल में 3 ऑर्बिटल्स आपको मिलेंगे। बिल्कुल बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन नहीं? आप इसको डायग्राम से भी समझ सकते हो कुछ इस तरीके से।
कि जैसे यहाँ न्यूक्लियस है, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3। यहाँ बच्चों आपका क्या होगा, k होगा, ये आपका l होगा, यहाँ पे आपका m होगा। बिल्कुल समझो ध्यान से। यहाँ बच्चों टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे आप बताओ मेरे को। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होंगे, यहाँ पे कितने होंगे 8 होंगे, है ना। यहाँ पे कितने 18/2n² फॉलो करते हैं ना अपन, बिल्कुल। तो यहाँ पे देखो इसमें कितने ऑर्बिटल्स आएंगे, 2, इसको अपन 1s2 बोल सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे 2p होगा, 2p का मतलब यहाँ पे आपके 3 होंगे, 1 2 3 ऑर्बिटल्स आपको देखने को मिलेंगे। और क्या होगा 2s भी प्रेजेंट होगा, 2s 2 के साथ होगा, 2p 6 के साथ होगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स बच्चों कितने हो गए यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स। अरे 8 ही तो नीचे लिखे हैं, अरे बताओ ना, पढ़ते ना 2n² से 2 2 जा 4 2 जा 8। तो 8 ऊपर देख रहे हैं, बिल्कुल 2s और 2p दिख रहा है। 2s के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2p के पास आपके कितने हैं 6 हैं। दोनों को मिला देंगे तो बच्चों आपका यहाँ पे 8 हो जाएगा। सेम आपके अगर मैं n इक्वल टू 3 की तरफ चलूं तो वहां भी वही प्रोसेस होगा। 3 में कौन कौन 3s होगा, 3p होगा, 3d होगा। 3s के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2, 3p के पास बात करेंगे 6 और 3d के पास बच्चों बात करेंगे तो कितने होंगे 10। ऐड कर तो 6 10 + 6 16 + 2 18। तो 2n² से भी आपके 18 ही निकल के आते हैं। बिल्कुल बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आसान भाषा में समझाया मैंने आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलो अगली टेबल पे चलते हैं। यस, अब बच्चों यहाँ पे अपन बात करते हैं एक मजेदार कॉन्सेप्ट की। मैंने बच्चों लिखा यहाँ पे सब ऑर्बिट और लिखा है मैंने नेम। मैंने बच्चों लिखा L = 0 तो इसके लिए S सब ऑर्बिट का नेम, ठीक है। L = 1 इसके लिए बेटा कौन आएगा P। मैंने बोला L = 2 तो कौन आएगा D। इसी तरीके से मैंने बोला L = 3 तो बच्चों कौन आएगा F। मैंने बोला L = 4 तो फिर कौन आएगा G। F के बाद कोई भी बात नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ यहीं तक आपका आ सकता है, ठीक है। उसके बाद जो हम बात करते हैं ऑर्बिटल्स को लेके, नेक्स्ट टेबल ऑर्बिटल और यहाँ पे लिखा मैंने M, ठीक है। चलो तो मैंने बच्चों बोला कि भाई ऑर्बिटल्स आपका S ऑर्बिटल है तो भाई M की वैल्यू क्या होगी 0 इसके लिए। मैंने बच्चों बोला है Px तो Px के लिए बच्चों वैल्यू होती है इसकी +-1। ये इंपॉर्टेंट टेबल है, ध्यान देना, ठीक है। ऑर्बिटल के साथ बच्चों मैंने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किया है। भाई एस ऑर्बिटल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होती है। इसी तरीके से बच्चों मैं पूछूं पीएक्स के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू आपकी +-1 में से कोई सी भी हो सकती है या दोनों भी हो सकती है। नेक्स्ट बच्चों बोलूं पीजेड के लिए क्या होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0। मैं बोलूं पी वाई के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है +-1 होता है। क्या सभी को मेरी बात समझ में आई। तो किसी भी ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में देखो पीएक्स पी में किसी भी ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की जो वैल्यू है वो आपको किस तरीके ध्यान रखनी है ये आपको समझ में आया। इसके बाद बच्चों बचे हुए हैं डी, तो डी वाले भी बात कर लेते हैं। एस क्लियर हो गया, पी क्लियर हो गया, डी पे आते हैं। तो डी ऑर्बिटल्स में 5 ऑर्बिटल हैं, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल हैं। डीएक्सवाई के लिए बेटा स्मॉल एम की वैल्यू क्या होती है वो +-2 होती है। इसी तरीके से मैं बात करूं डी एक्स जेड के लिए क्या होती है तो वैल्यू +-1 होती है। मैं पूछूं बच्चों डी जेड स्क्वायर प्योर है तो इसकी वैल्यू 0 होगी। मैं पूछूं डी वाई जेड ये मिक्स करके है तो इसकी वैल्यू +-1 होती है। मैं पूछूं बच्चों डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के लिए क्या होती है तो +-2 होती है। ये टेबल अपन ने अभी डिस्कस भी करी थी, देखो तो एक्स वाई याद रहेगा +-2 +1। बाकी ये दोनों आपके 1 और 1 होंगे। जो प्योर है उसकी वैल्यू 0 होगी। यहाँ पे देखो एस प्योर है इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। बाकी आप यहाँ देखो ये आपका पीजेड ये भी प्योर है तो इसकी वैल्यू 0 है। पीएक्स पीवाई की वैल्यू +-1 होती है। बिल्कुल बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन नहीं, बताओ जल्दी से। चलो नेक्स्ट बच्चों अब क्वेश्चन लेते हैं। एक अभी हालांकि क्वेश्चन थे सारे, अब क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज आपको बतानी है, ठीक है बेटा। क्वांटम नंबर की रिस्पेक्टिव वैल्यूज आपको बतानी है। चलते हैं, इधर लिखा बेटा मैंने ऑर्बिटल, नेक्स्ट स्मॉल एल और एम। चलो पहले लिखा मैंने यहाँ से 4s। बताओ इसके लिए n की वैल्यू कितनी होगी 4, l कितना होगा 0, m भी कितना होगा 0। बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है भाई। आप m की वैल्यू क्या होती है, m की वैल्यू जो होती है वो डिपेंड करती है l के ऊपर और कहां से होती है -l से लेके +l तक। ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। यस, बाकी n की l डिफाइन करते हैं तो एक वो कम रहता है 0 से स्टार्ट होके, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं बोलूं n तो n बेटा क्या होगा 4, l क्या होगा s के लिए 0 होता है। बिल्कुल बात समझ में आ रही है।
और बाकी बच्चों यहाँ पे n की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। मैं अगर आपसे पूछूं यहाँ पे कि बेटा 3px, चलो बताओ n की वैल्यू कितनी होगी? 3px में 3 हो जाएगा। l कितना होगा p के लिए? p के लिए l होता है। m कितना होगा मैग्नेटिक प्लस माइनस 1। अरे बताया ना px के लिए बताया था ना मैंने, px ऑर्बिटल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर प्लस माइनस 1 होता है। बिल्कुल सही। नॉट ओनली 1, प्लस माइनस 1। मैं अगर आपसे पूछूं 4dxy, अब बताओ 4dxy ऑर्बिटल है, बताओ n की वैल्यू कितनी 4, l कितना होगा? d के लिए l की वैल्यू कितनी 2 होती है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैंने बताया था ना xy आ गया, xy आने का मतलब प्लस माइनस 2, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चंस आते हैं 4 मार्क्स मिलते हैं यहीं से। मैं अगर आपसे पूछूं 6dz², बताओ 6dz², n कितना होगा 6, l कितना होगा? l d के लिए कितना होता है 2। बाकी बच्चों ये प्योर है, देखो लिखा ना z² लिखा है, प्योर है तो इसकी वैल्यू 0। तो 6,2,0 ये आपकी क्वांटम नंबर्स की वैल्यू डिफाइन होगी। मैं अगर यहीं से आपको पूछूं सपोज 4p के लिए बताओ nlm की वैल्यू, तो n कितना होगा 4, l कितना होगा p के लिए 1, p बाई है तो आपका प्लस माइनस 1। तो जो प्लस माइनस 1 का जो लॉजिक है वो समझ में आ रहा है? नॉट ओनली प्लस, प्लस माइनस 1 पूरा बोलो, ठीक है? समझ में आया सभी को? चलो अब उल्टा लेते हैं। अब आपको बताना है ऑर्बिटल्स के बारे में, कौन सा ऑर्बिटल होगा। ठीक है, मैं आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की वैल्यू देता हूँ n l m, और आपको बच्चों यहाँ पे बताना है ऑर्बिटल है ना कौन सा होगा। n दिया मैंने 4, l की वैल्यू ले ली मैंने 1, यहाँ ले लिया मैंने माइनस। ये भी बताना है कि वो पॉसिबल है कि नहीं, कि कुछ भी ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग, ठीक है? माइनस 1 बताओ क्या हो सकता है, कौन सा ऑर्बिटल होगा? फर्स्ट केस, सेकेंड केस, 3 2 -1, बताओ बच्चों। पहली बार में 4s बता दिया, 4s पॉसिबल होगा। s के लिए l की वैल्यू 0 होती है भाई, महान आत्मा। s के लिए l की वैल्यू 0 होती है भाई, पहले वाले केस में कमाल करते हो सीरियसली यार मेरे भाई। फिर देखो n तो 4 हो गया ना, 4 लिख दिया मैंने। अब भाई l की वैल्यू 1 आ गई, तो l की वैल्यू 1 तो s के लिए होती नहीं, s के लिए तो 0 होती है। p आएगा 100% p आएगा, बिल्कुल p आ गया। अब p में तो 3 होते हैं, px py pz, pz की तो 0 होती है, m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो z तो नहीं, pz तो कभी नहीं हो सकता। तो फिर क्या हो सकता है कि भाई px और py की वैल्यू प्लस माइनस 1 होती है ना, तो आपका या तो 4px हो सकता है या फिर 4p बाई होगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही बैठेगा। अब समझ में आया, क्लियर हुआ क्या? नेक्स्ट देखो, यहाँ पे मैंने बोला है 3 और आपका 2 और -1। तो बताओ भाई ऑर्बिटल कौन सा होगा? n = 3 मिल गया बेटा, 3 पहले पुट कर दो, बिल्कुल सही। अब कौन होगा भाई? l की वैल्यू आपकी 2 दे रखी है, मतलब d होगा ना, तो s होगा ना p होगा, d होगा सिंपल। अब यहाँ पे उसने -1 दे दिया। अब -1 का मतलब बेटा 2 ही केस थे, जरा याद करो। प्योर वाला तो हो नहीं सकता, प्योर जेड वाला तो हटा दो, आप लिख के हटा दिया होगा आपने, विद इन सेकंड आप टिक करोगे। तो या तो बच्चों यहाँ पे आपका xz होगा, या फिर आपका यहाँ पे 3d/z होगा। अब बताओ ध्यान से, अरे बात समझ में आ रही है बेटा? कोई कंफ्यूजन नहीं भाई? एक्स वाई वाला dx/y तो आपका 2 पे जा रहा था ना, प्लस माइनस 2 पे, समझ में आता है? dx² वो भी कहाँ पे प्लस माइनस 2 पे जा रहा था, हमने अभी आपको बताया था। या तो xz हो सकता है या yz हो सकता है, बस यही तो पॉसिबिलिटीज है। तो और लिख लो यहाँ पे, बिल्कुल 4 मार्क्स आपको मिलेंगे विद इन सेकंड। बिल्कुल समझ में आ गया। और थोड़ा बात करते हैं डिफरेंट लेवल पे। चलो यहाँ पे मेरे वही लिखा है n देन l देन m देन आपका ऑर्बिटल। ठीक है, मैंने चलो बेटा l की वैल्यू, आप n की वैल्यू 4 दे दी, l की वैल्यू मैंने 1 दे दी, m आपका 0 दे दिया। बताओ कौन सा ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल होगा यहाँ? बताओ इस केस के लिए कौन सा ऑर्बिटल आपको मिलेगा? 4pz आंसर आ गया ओम का, देखो बिल्कुल परफेक्ट है। देखो ध्यान से, n की वैल्यू 4 दे रखी है, तो 4 यहाँ पे लिख लो। भाई l की वैल्यू आपकी 0 है, तो l की वैल्यू 0 होने का मतलब आपको समझ, सॉरी l की वैल्यू आपकी 1 है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या होगा? p होगा 100%। बाकी बच्चों इसने 0 लिख दिया,
अब जीरो लिखने का मतलब क्या होगा, जीरो तो बेटा जेड के लिए होता है, तो ना तो पी एक्स होगा ना पी वाई होगा, 4 पी जेड हो जाएगा सीधा। आप उल्टा भी समझो सीधा भी समझो, गाड़ी देखो अच्छा ड्राइवर वही माना जाता है जो बैक गियर में भी गाड़ी अच्छी चला सके और फ्रंट में भी चला सके। सामने चलाना तो पूरी दुनिया को आता है, बैक गियर में चलाना आना चाहिए ना, कि पीछे किसी को भी ठोक दो। यस, नेक्स्ट बेटा मैंने बोला एन की वैल्यू 3 है, बैक गियर ऑलवेज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, आंखें सामने है पीछे नहीं। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे इसकी कैमरा लगाते हैं 320, मतलब बेटा यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल होगा, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, रिपोर्ट कर दो भाई वो, एन एल की वैल्यू 2, 2 का मतलब बेटा डी आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा उसने 0, 0 लिखते ही आपका डी, डी के बाद आपका आ जाएगा जेड स्क्वायर। बताओ क्या बात सभी को समझ में आई, बिल्कुल सिंपल सी बात है। किसी कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, कुछ भी दिक्कत बताओ, नहीं है, आगे चलते हैं फिर, नहीं दिक्कत है तो आगे चलते हैं। अब बच्चों मैं आपसे पूछता हूँ एक क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से, व्हिच सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज और आर नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल का मतलब है गलत, मैं कुछ गलत लिखूंगा, आपको सेट्स क्वांटम नंबर्स के और आप बताना है कि कौन से सेट्स क्वांटम नंबर से गलत होते हैं, गलत होंगे, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो मैंने बच्चों यहाँ पे एन लिखा, यहाँ पे एल, यहाँ पे एम और यहाँ पे एस, और आपको यहाँ पे आंसर करना है। ये आंसर आपके लिए कॉलम छोड़ दिया मैंने। एन की वैल्यू बच्चों मैंने आपको दी यहाँ पे 2, L1 -2 ±1/2, क्या पॉसिबल होगा, यस नो आपको बताना है, ये क्रॉस कर देना है, सही लगाना है। इसके लिए यहाँ पे 3 4 3, एम की वैल्यू ले लेते हैं इसके लिए -1, ये आपका ±1/2। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे 5 लिया, ये वैल्यू 0, ये 0, यहाँ से आपका +1/2। इसी तरीके से बात करते हैं तो 4 and 2 and -3, यहाँ से -1/2। सेम बच्चों यहाँ पे लिया मैंने 3 3 and 0 and आपका +1/2, ठीक है, +1/2। बताओ जल्दी से कौन कौन से आपके करेक्ट सेट हैं, कौन कौन से पॉसिबल नहीं है। पहला सेट तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता पॉसिबल, आप बताओ एन की वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है एल से, तो वो तो ठीक है, ये तो सेटिस्फाइड हो रहा है, ये सेटिस्फाइड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एल की वैल्यू 1 है। क्या एम आपका पॉसिबल होगा, क्या एम पॉसिबल होगा भाई, एल के लिए, एल की किसी स्पेसिफिक वैल्यू के लिए एम की वैल्यू क्या थी, -L से लेके प्लस है, कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है। बट हाँ तो बच्चों -2 हो गया, वैल्यू क्या आनी चाहिए थी -1 0, और आपका यहाँ पे क्या आना चाहिए +1, तो ये बेटा -2 कहाँ से आ गया। तो क्या ये वाली वैल्यू पॉसिबल हो सकती है 1 के लिए, L = 1 के लिए, नहीं हो सकती है, तो इसका मतलब ये गलत रिप्रेजेंटेशन है, नॉट पॉसिबल। हाँ ±1/2 हो सकता है, लेकिन ये -2 पॉसिबल नहीं होगा L = 1 के लिए। नेक्स्ट सुनो ध्यान से, मैंने बोला यहाँ पे n = 3, अगर n की वैल्यू बच्चों सॉरी 4, n = 4, तो 4 के लिए 3 पॉसिबल होगा, बिल्कुल पॉसिबल होगा। क्या 3 के लिए आपका -1 पॉसिबल होगा, बिल्कुल पॉसिबल होगा, बीच में आएगा -1, कोई दिक्कत नहीं। बाकी मैंने बच्चों पूछा यहाँ पे +-1/2 पॉसिबल होगा क्या, बताओ जल्दी से क्या पॉसिबल होगा। अच्छा बिल्कुल पॉसिबल होगा। मैंने बोला सपोज +1/2 क्या पॉसिबल होगा, क्या +1/2 भी पॉसिबल होगा, बिल्कुल भाई, दोनों में से कोई एक पॉसिबल होगा, बिल्कुल ये करेक्ट है। अब मैंने बोला n = 5, ध्यान दो n = 5, तो 5 के लिए, n = 5 के लिए l की वैल्यू 0 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल यस। इसके बाद मैंने बोला है कि भाई 0 आ गया तो m की वैल्यू आपकी l के लिए 0, तो 0 बिल्कुल हो सकती है, +1/2 हो सकती है कि हाँ बिल्कुल हो सकती है, इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। फिर मैंने बोला है कि n = 4, 4 के लिए 2 पॉसिबल होगा, बिल्कुल पॉसिबल होगा, लेकिन 2 के लिए -3 पॉसिबल नहीं होगा भाई, -2 -2 -1 0 +1 +2, तो आपका ये तो आ ही नहीं सकता, तो ये आपका यहाँ पे कैंसिल, बस -1/2 तो पॉसिबल होगा, बाकी आपका -3 पॉसिबल, क्रॉस कर दो। 3 के लिए 3 पॉसिबल हो सकता है क्या NL बराबर हो सकता है क्या, मैंने बोलो पहले बोला था नहीं हो सकता है, क्रॉस कर दो, तो यहीं पे गाड़ी रुक गई बस, बाकी तो आपको जानी नहीं है, तो क्रॉस कर दो। क्या सभी को बात समझ में आ रही है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जो आप बिल्कुल सही ढंग से करोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो n, किसी n के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए l की वैल्यू होती है 0 से लेके -1, और l के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है -L से लेके +L। n की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है आपकी प्लस एल, n की वैल्यू बड़ी होती है l से हमेशा, ठीक है,
और दूसरी बात बच्चों, जो स्पिन होता है वो +-1/2 में से कोई सा भी हो सकता है। आप समझ में आ गया? रिपीट कर दिया मैंने फिर से पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स इन ईच केस। ठीक है, इन ईच केस। पहला केस है 4s, बताओ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 4p, जल्दी जल्दी आंसर करो। 4px, थर्ड, फोर्थ, 3d, 5, 3dxy। बताओ, मैंने पूछा है कैलकुलेट मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स इन ईच केस। 4s में कितने होंगे? s में तो मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं। ठीक है, 4p की बात करें तो कितने हो सकते हैं? हाँ, इंडिविजुअल ऑर्बिटल्स हैं। 4p में कितने हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं। उसने 4px पूछा है तो फिर 2 होंगे। उसने px पकड़ लिया ना, फोर्थ ऑर्बिट का उसने x पकड़ लिया, px से 2। cd की बात करी जाए तो कितने होंगे? 10, टोटल 10 हो जाएंगे। ठीक है, 5 होते हैं ऑर्बिटल्स। उसने ये पूछा, इसका आंसर आपका 2 हो जाएगा। ये भी बात समझ में आ गई? आसान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कैलकुलेट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। ये भी आपका उसी पे होगा कि भाई मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालने हैं। ठीक है, इन ईच केस। मैंने बच्चों बोला n = 4, बताओ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? मैंने बोला n = 4, l = 2। n = मैंने यहाँ पे दिया आपको 4 और l = 2, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? n = 4 वाले केस में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? सेम बच्चों मैंने बोला कि n = 4, l = 2, m = 0। अरे मजा आ रहा है ना क्वेश्चन करने में? बिल्कुल, m = 0। तो बताओ यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो पहला केस तो आसान है बेटा, n = 4। अगर n की वैल्यू 4 दे दी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 2n² को फॉलो कर दो भाई साहब। 4 × 4 16, 16 × 2 कर दो, 32 इज द आंसर। 32 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बेटा पहले केस में। मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल जाएंगे 32, n = 4 के लिए। और उसने बोला n = 4 और उसके अंदर भी स्पेसिफाइड है कि l की वैल्यू 2 ही होनी चाहिए। 10 इज द आंसर। ओम का आंसर सही आ गया है, बिल्कुल सही, परफेक्ट। तो भाई l = 4 बोला ना, तो उसको लिख लो पहले। 4 लिख लिया मैंने। l की वैल्यू 2 मतलब d के लिए होती है, तो 4d के बारे में बात कर रहे हैं। तो 4, अब बच्चे इसको ना 32 टिक कर देते हैं बहुत बार। l की वैल्यू 4 देखते ही 32 हो जाएंगे। भाई l भी तो बताओ ना, l बेटा क्या है? 4d। तो 4d की वैल्यू d बेटा, 4d में कितना होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बात समझ में आ गई? नीचे तो उसने और स्पेसिफाई कर दिया अच्छे से। भाई n की वैल्यू कितनी? 4, l की वैल्यू 2 है तो मतलब d। और m = 0, m = 0। d में कौन सा है आपका 0 होता है? बताओ, dz² प्योर वाला। तो आपका हो जाएगा 4dz²। अब समझ में आ गया? बताओ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। 25 को टिक करते हैं, 32 पता नहीं क्या टिक करते हैं। 2 इज द नंबर। इससे आसान कुछ और नहीं हो सकता बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लिख लो इसको। ठीक है, मैंने बोला बेटा यहाँ पे n = 4, l = 2, m = 0, s = -1/2 और फंसाया आपको। चलो अब बताओ इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? संदेश, यस आपने पकड़ लिया। कहां से पकड़ा? यहां से। बहुत सही, बहुत सही, यहाँ से पकड़ लिया। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, देखो बेटा, तो ये बात आपको समझ में आ गई। यहाँ से आपका क्या हो गया भाई? आप अगर रिप्रेजेंट करोगे तो क्या मिलेगा? ये 4 मिल जाएगा। l की वैल्यू 2 है तो मतलब d हो जाएगा। m बच्चों 0 किसके लिए होता है? z² के लिए। बस कहानी खत्म। इसमें बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स आए थे, अगर आपको याद होगा। उसने स्पिन को फिक्स कर दिया है। भाई दो इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो 50-50%। तो आपको समझ में आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ मिलेगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज द राइट आंसर। समझ में आया सभी को? और चलो एक क्वेश्चन और लेता हूँ। मैंने बोला n = 10, l = 5, m = -4, है ना, और स्पिन दे दिया मैंने -1/2। चलो बताओ बेटा। हाँ बताओ जल्दी से, क्या होगा आंसर? अभी भी 1 आएगा, बिल्कुल सही। सही है, 1 आया ना सभी लोगों का। मुझे इससे तो लेना देना है ही नहीं, है ना। बस ये वैल्यू एल वाली छोटी होनी चाहिए। ये बात सही है, एल की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए ना, बराबर होनी चाहिए।
बाकी 5 के लिए एल इक्वल टू 5 के लिए एम तो आपका हो सकता है ना, -5 से लेके जाएगा बेटा +5 तक, तो -4 तो बीच में आ जाएगा, ये भी पॉसिबल है। बट यहाँ से पकड़ लो इसे और टिक कर दो, हो गया ना आंसर? बताओ, कोई कंफ्यूजन? चलो आगे चलते हैं हम लोग कुछ और मजेदार बात करने के लिए। फिर से बचा, अब लेते हैं थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चंस। मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो बेटा क्वेश्चन है n+l = 8, n+l = 8। इसमें पूछा है कि भाई टोटल पॉसिबल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, n+l = उसने 8 लिख के दे दिया। इस टाइप से भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो बताओ भाई क्या आंसर होगा, बताओ ध्यान से। n+l = 8। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना आपको मैं एक बहुत ही खतरनाक ट्रिक देता हूँ। खतरनाक मतलब आसान से। यहाँ n लिख लो, यहाँ पे l लिख लो, टोटल को मिला के 8 होना चाहिए, कितनी पॉसिबिलिटीज है वो देखो। और ये बात भी ध्यान रखना कि n की वैल्यू l से अधिक होती है, उससे नीचे भी मत भाग जाना। तो n की वैल्यू बेटा पहले ही स्टार्ट करो 8, इसके लिए 0। हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा ऑर्बिटल होगा? 8s बन सकता है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट बच्चों क्या हो सकता है? 7 1। और क्या हो सकता है? 6 2। छोटा होना चाहिए l की वैल्यू बस। यहाँ पे क्या हो सकता है? 5 3। क्या 4 4 हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, बराबर थोड़ी नहीं होता है, तो इसके नीचे जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस यहाँ तक रुक जाओ। अब बड़ा ऑर्बिटल 8s हो गया, ये कौन हो जाएगा? 7p। ये कौन हो जाएगा? 6d। ये कौन हो जाएगा? 5f। अब इलेक्ट्रॉन तो काउंट करने आते हैं, बताओ बेटा 8s में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना। 7p की बात करोगे तो 6, 6d की बात करोगे तो 10, और f की बात करोगे 14। क्या सबको एडिशन आता है? बिल्कुल आता होगा, बचपन से पढ़ते हैं। 32 इज द आंसर। कितने बच्चों का आंसर 32 आया? बताओ जल्दी से, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। आया 32? बताओ। चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूँ मैं यहीं पे। मैंने बच्चों क्वेश्चन पूछा n, यहाँ पे दे रखा 3, और ये इनइक्वालिटी के बेस पे है थोड़ा सा, बाकी ऐसा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, आप इसको ध्यान से देखना। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। इसमें पूछा है कि इसमें टोटल पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कितने होंगे, इस गिवन इक्वेशन से बताओ जल्दी से कितने होंगे। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ क्या है, जादू कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल है। देखो आप इसको लिखना सीख लो। पहले इसको इसके साथ पकड़ो, ठीक है, 3 को, फिर 5 को पकड़ना n+l के साथ, बस कहानी खत्म यहीं पे। तो पहले बच्चों पकड़ते हैं, मैंने बोला कि भाई जो n की वैल्यू है वो 3 से अधिक है या 3 के बराबर है, तो क्या लिखा जाए। और फिर उधर भी कंपैरिजन करना है 5 के साथ भी। पूरी बात समझ में आ रही है कि भाई n+l की जो वैल्यू है वो 5 से छोटी होनी चाहिए और 3 से बड़ी हो और बराबर भी हो। तो कौन कौन से केस बन सकते हैं, दिमाग लगाओ। तो दिमाग लगाएंगे बेटा तो इसमें 2 ही केस बनेंगे कि n+l की वैल्यू 5 से छोटी होने का मतलब 5 कभी नहीं होगी तो 4 हो सकती है। n+l = 4। एक केस बन गया कैसे, n+l अगर मैंने यहाँ पे 4 लिखा है, n+l मैंने अगर यहाँ पे 4 लिखा है तो ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि 3 से वैल्यू n की बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, और बराबर होनी चाहिए, और 5 से छोटी चाहिए। एक केस तो ये बनेगा। दूसरा केस क्या बनेगा? दूसरा बनेगा n+l = 3। अब बताओ, एक केस ये बन गया, भाई बराबर भी होनी चाहिए, तो बराबर वाला केस ले लिया मैंने। बिल्कुल बात समझ में आ गई। तो ये 2 ही केस बनेंगे, तीसरा केस नहीं बनेगा। अब जरा यहाँ पे आ जाओ, बस सेटअप करो पॉसिबिलिटी। तो 3,0, तो इसकी वैल्यू मिला के 3। बताओ कौन सा ऑर्बिटल हो गया? ये 3s हो गया ऑर्बिटल। नेक्स्ट क्या हो सकता है? यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे 1 कर दो, ये कौन सा हो जाएगा? 2p हो जाएगा। बाकी आपका यहाँ पे और तो हो नहीं सकता, बिकॉज l की वैल्यू हमेशा छोटी होनी चाहिए। अच्छा इस केस की बात करो तो यहाँ पे एक बार तो n की वैल्यू 4 कर लो, यहाँ पे 0 कर लो, मतलब ये 4s हो गया। फिर बच्चों यहाँ पे 3 कर लो, यहाँ पे 1 कर लो, तो मतलब आपका ये 3p हो गया। बाकी इसके बाद आप देख सकते हो कुछ हो सकता है क्या? नहीं, फिर तो वैल्यू आपकी गड़बड़ हो जाएगी, बराबर आ जाएगी, छोड़ दो बस। आप निकालो। तो यहाँ से आपको कौन सा 3s के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। 2p के पास कितने? 6। 4s के पास कितने? 2। 3p के पास कितने? 6। तो कितने हो गए? 8 इधर मिल जाएंगे, 8 इधर मिल जाएंगे। 8 + 8
दोनों को ऐड करना आता है तो आंसर हो जाएगा 16। कितने बच्चों का आंसर 16 आया था बताओ। ऐसा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन आया था आंसर। बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, उसके ऊपर आईआईटी लिख लो, इसके ऊपर एम्स। ठीक है, जो भी आपको लिखना है। अच्छा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो। इफ इन नेचर, if in nature electron of elements of n greater than 4, n greater than 4 are not possible, are not possible, then maximum possible, then maximum possible electrons elements in nature will be, nature will be। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर से ध्यान से देखना आप लोग। क्वेश्चन बच्चों है कि इफ इन नेचर, देखो क्वेश्चन डिफिकल्ट है नहीं वैसे, इसमें जो लाइन लिखी गई है ना वो इंग्लैंड वाली लिखी गई है, अंग्रेजी, अंग्रेजों वाली भाषाएं लिखी गई है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा तकलीफ होती है। अगर इसको हिंदी में लिख देंगे ना अपन अपनी भाषा में तो बिल्कुल समझ में आएगा आपको एकदम से। तो भाई यही दिक्कत करती है बहुत सारे बच्चों को। तो मैंने बोला कि बेटा इफ इन नेचर, नेचर मतलब प्रकृति है ना, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ n ग्रेटर देन 4 आर नॉट पॉसिबल, देन उसने पूछा कि मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स आपके एलिमेंट्स इन नेचर विल बी। कितने बच्चों को पहले तो क्वेश्चन समझ में आया, पहले ये बता दो मेरे को। एन की वैल्यू कौन कौन सी पॉसिबल होंगी इस क्वेश्चन के लिए? बिल्कुल सही, आपने सही बोला। n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 4। बहुत सही आंसर। n इक्वल टू 5 पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, n इक्वल टू 4 बिल्कुल उसमें बोला आर नॉट पॉसिबल, n की वैल्यू 4 से बड़ी नहीं हो सकती है। नॉट पॉसिबल बोल दिया ना, बिल्कुल क्वेश्चन में लिखा है वही मैं लिख रहा हूँ और कुछ नहीं। n इक्वल टू 5 पॉसिबल नहीं हो सकता। तो अब बात कर लो बाकी बची हुई। n इक्वल टू 1 को बात करोगे तो 1 पे बेटा क्या 2n स्क्वायर से बात करते हैं, तो 1 के लिए कितनी वैल्यू हो जाएगी 2n स्क्वायर से 2 आ जाएगी। 2n स्क्वायर से ये वैल्यू कितनी होगी 8। 2n स्क्वायर से बेटा ये कितना होगा 9 into 2 18 और प्लस आपका यहाँ पे इक्वल टू 4 के लिए बात करोगे 32 हो जाएगी। क्या जोड़ना घटाना आता है सबको? बिल्कुल। 2 + 8 10, 10 + 18 28, 28 + 32 बना दो तो बेटा आपका 60 आ गया। कितने बच्चों का आंसर 60 आया? ये क्वेश्चन था बेटा, क्या मजाक करता है आईआईटी मेरे साथ, मुझे भी समझ नहीं आता। बच्चे कहते हैं आईआईटी टफ होता है, डिफिकल्ट होता है। मैंने कहाँ टफ होता है यार, बच्चों को बजाय परेशानी होती है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ इन नेचर, if in nature electron of n plus l greater than 3 are not possible, are not possible, then maximum possible, maximum possible electrons in nature will be, nature will be। तो बच्चों आंसर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने बच्चों बोला है कि इफ इन नेचर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ n plus l, n plus l greater than 3 आर नॉट पॉसिबल। आर नॉट पॉसिबल का मतलब n plus l की वैल्यू टोटल को ऐड करोगे 3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब ये है। टोटल बात समझ में आ गई। देन मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स इन नेचर विल बी क्या होगा? तो बेटा पहला केस कौन सा हो जाएगा n plus l इक्वल टू 1, ये तो हो सकता है ठीक। और क्या हो सकता है? n plus l इक्वल टू 2 हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। क्या n, क्या आपका n plus l इक्वल टू 3 हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। क्या बच्चे मैं बोलूं यहाँ पे n plus l इक्वल टू 4 हो सकता है क्या? तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इसे क्रॉस कर देना है ना, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट नॉट पॉसिबल। आप सिंपल सा आप निकाल n plus l, फिर एक बनाओ सेटअप करो। इसके लिए क्या होगा 1,0, तो मतलब यहाँ से मिलेगा सिर्फ एक ऑर्बिटल 1s। इसी तरीके से n plus 2 की तरफ जाओ, n plus 2 से कौन कौन से बनेंगे फिर बताओ। जब n की वैल्यू 2 हो जाए, l की वैल्यू 0 हो जाए तो बन जाएगा आपका 2s। 1 और 1 नहीं हो सकता, वो तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से कौन सा मिला आपको 1s ऑर्बिटल, यहाँ से कौन सा मिला 2s ऑर्बिटल। अच्छा यहाँ से कौन कौन सा मिलेगा बताओ,
एक तो आपका 3,0 हो सकता है, तो यहाँ से बन जाएगा आपका 3s। और सेकंड बात करोगे तो ये 2 1 हो सकता है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2p हो जाएगा। और कुछ बनना दिख रहा है आपको? नहीं, ठीक। लास्ट वाला पॉसिबल है ये नहीं। तो बड़ा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 2s के पास कितने, 2, 1s के पास, 2s के पास यहाँ से 2, 4, यहाँ पे कितने 4, 2 2 4 2 6, 6 और 6 बच्चों कितने हो जाएंगे 12। तो कितने बच्चों का आंसर 12 इलेक्ट्रॉन्स आया? इसे लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप सीधा सॉल्व कर सकते हो। 12 इलेक्ट्रॉन्स इज द आंसर। आगे सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव दी फॉर्म क्वांटम नंबर्स। ठीक है, क्वेश्चन है गिव दी 4 क्वांटम नंबर्स, ठीक है, ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। सोडियम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए 4 क्वांटम नंबर्स की जो वैल्यू है उसको डिफाइन करना है। और दो बच्चों आंसर। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब आना चाहिए। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 10 और एक बच्चे का 11 होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3s1 हो गया ना, ns1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें बच्चों उसने क्या पूछा है भाई? बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। बैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चों कौन सा है ये? बात समझ में आ रही है भाई? बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आपका ये होगा ना, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3s वाला। अब इसमें n की वैल्यू कितनी है? तो वो 3 आ गई। l की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी? s के लिए 0 होती है। बाकी बच्चों यहाँ पे m क्या होगा बताओ? m की वैल्यू क्या होनी चाहिए? m कितना होना चाहिए इसके लिए? 0 ना, बिल्कुल सही, m 0 ही होगा। और लास्ट में आपका स्पिन कितना होगा? तो स्पिन बच्चों दोनों में से कोई हो सकता है, ±1/2, दोनों में से कोई भी। तो ये आपका जो सीक्वेंस लिखा है मैंने 3,0,0, ±1/2 इज द राइट आंसर। ठीक है, सोडियम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। सभी को बात समझ में आ गई? तो आज के सेशन बच्चों ये फिनिश करते हैं। बाकी कल जब मुलाकात करेंगे तो कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ।